हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को समझने से पहले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हम स्टडी करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले सब्जेक्ट है क्या और क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रीफ। ओके, तो सबसे पहले बात आती है, एक शब्द आपको देखा है, ये पूरा चैप्टर जो है दो टर्म से मिलकर बना है, एक फ्लूइड और दूसरा मैकेनिक्स। तो बात समझते हैं कि फ्लूइड होता क्या है और मैकेनिक्स का मतलब क्या है। तो मैं यहां पर पहले आपके लिए एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर उस डेफिनेशन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्लूइड की डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, या हम बोल सकते हैं विच हैज एबिलिटी टू फ्लो अंडर द influence of some external or shear force, तो that is known as fluid। अब हमने यहां पे एक डेफिनेशन लिखी, हर वह सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है या जिसमें फ्लो करने की एबिलिटी होती है, कब? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल और शेयर फोर्स। अब यहां पर जो मेन पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंस की, फिर फ्लो आपका एक नया टर्म है और आपका एक्सटर्नल या शेयर फोर्स आपका एक टर्म है। तो अगर इन तीनों टर्म को हम यहां पर समझ गए तो हम समझ जाएंगे कि फ्लूइड है क्या और क्या हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात है सब्सटेंस की। सबसे पहले मैंने ब्लॉक बना दिया सब्सटेंस का। तो सब्सटेंस होता क्या है? अब बात आती है कि सब्सटेंस होता क्या है। तो हर वह चीज जिसका एक फाइनाइट मास होता है, तो मैं यहां पर सब्सटेंस को डिफाइन करता हूं। तो सब्सटेंस क्या हुए? जिसका कुछ फाइनाइट मास होगा, ओके, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और टेंजिबल होगा। टेंजिबल मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टेंजिबल। तो ऐसी चीज जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उसे हम बोलते हैं सब्सटेंस। तो क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। तो बात आती है व्हाट इज सब्सटेंस। तो पहले हम समझ रहे हैं हर वह चीज, एनी सब्सटेंस। तो अब देखते हैं सब्सटेंस के अंदर क्या क्या हमारा आता है। तो ऐसी चीज जिसका एक फाइनाइट मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और टेंजिबल होगा, छू सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, तो वो सारा आपका क्या आ जाएगा? सब्सटेंस के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ऐसी चीज हमारे पास तीन है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये तीन चीज हैं यहां पर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जिसको एक फाइनाइट मास होता है। आपको पता है एक फाइनाइट मास होगा, उसमें आपको क्या करना है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और इन तीनों को हम महसूस भी कर सकते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस को ही हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस यहां पे बोल सकते हैं। तो सब्सटेंस हम समझ गए कि सब्सटेंस का मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है। अब देखें एनी सब्सटेंस, तो सब्सटेंस वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। अब दूसरी चीज जो यहां पर आई हमारी, दैट कैन फ्लो या विच कैन फ्लो या विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, है ना। तो अब फ्लो क्या होता है? दैट इज व्हाट इज द फ्लो, है ना। तो फ्लो क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यहां पर हम फ्लो को कैसे समझेंगे? अगर आपका क्या है, चेंज इन पोजीशन of a particle, if there is a change in position of a particle, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो। दैट मीन्स, समझेंगे इसको। अब माना कोई इस तरीके का पार्टिकल है आपका, ये सब्सटेंस हो गया, ये लिक्विड हो सकता था, सॉलिड हो सकता था, गैसेस हो सकता था, विद टाइम लिख देता हूं इसको मैं, क्या लिख देता हूं? विद टाइम। अब देखें एक पार्टिकल यहां पर, इसकी पोजीशन अगर यहां पर है, अब दूसरे बार इसकी पोजीशन यहां पर आ गई, इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इट मींस कि आपका पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, या जिसमें ऐसी एबिलिटी है। अब तीन चीज हमने पढ़ा सब्सटेंस के अंदर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस।
अब सब्सटेंस तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, बट जिसमें आपकी क्या प्रॉपर्टी है, फ्लो की प्रॉपर्टी है। अब फ्लो क्या है, हमने बताया अगर उसके पार्टिकल के बीच में डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है, या उसके पार्टिकल पॉइंट टू पॉइंट या पोजीशन टू पोजीशन आपकी क्या हो रही है, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लो। तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको केवल दो चीजों में देखने के लिए मिलेगी, दैट इज लिक्विड एंड गैसेस। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल है क्या होते हैं, वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, तो इसमें क्या होगा, एक पार्टिकल की पोजीशन ये है तो ये बार बार चेंज नहीं करेगी, तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, एक डेफिनेट प्लेस पे ही रहेगी, वो चेंज नहीं कर रही है। बट अगर पोजीशन चेंज कर रही है तो दैट मींस फ्लो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो। कि आपका इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिफॉर्मेशन अंडर इट्स ओन वेट। अब देखें हम यहां पर फ्लो को समझे हैं, तो यहां पर से हम दो चीज में डेफिनेट आ गए हैं। हम सब्सटेंस को समझ चुके हैं, तो हमको समझ में आ रहा था कि हम सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में से पढ़ने वाले हैं। अब जब हमने फ्लो को पढ़ा तो हमें यहां पर यह पता चल गया कि हम फ्लो का मतलब किसको पढ़ने वाले हैं, केवल लिक्विड और गैसेस को। तो इसका मतलब यह हो गया कि फ्लूइड में हम लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लिक्विड और गैसेस की बात हम करते हैं। तो इसका मतलब फ्लूइड का मतलब क्या हुआ, लिक्विड एंड गैसेस। हम यहां पर किसकी बात करेंगे, लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे। तो ये हमारे समझ में आ गया। अब लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे, चलो अब आगे को बढ़ाते हैं डेफिनेशन को। एनी सब्सटेंस लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। पर यहां पर भी हमने जब फ्लो को समझा तो फ्लो में हमको पता चल गया केवल लिक्विड और गैसेस की ही बात हो रही है। अंडर द इन्फ्लुएंस विच कैन फ्लो। अब देखिए कोई भी चीज अपने आप फ्लो नहीं करती है, कोई भी चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, सबसे बढ़िया हमारे पास एग्जाम्पल है वाटर। वाटर आपका एक क्या है, फ्लूइड है। आपका वाटर क्या है, फ्लूइड है। अब मैं कह रहा हूं विच कैन फ्लो, वो जो बह सकता है या जिसमें एबिलिटी होती है बहने की। कब, अपने आप तो नहीं ना, जब हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स या शियर फोर्स लगाएंगे तब, तो दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो ये कहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंटेनर लेता हूं, एक बीकर लेता हूं, बीकर में पानी डाल देता हूं। अब वो फ्लो तो वहां पे कर नहीं रहा है, वो फ्लो तब करेगा जब हम उसको टिल्ट करेंगे या कोई एक्सटर्नल फोर्स देंगे या शियर फोर्स देंगे, तभी तो वो फ्लो करेगा। अभी तो वो रेस्ट पोजीशन में ही है ना। तो दैट इज नोन एज फ्लूइड, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड। अब हम फ्लूइड को पूरा समझ चुके हैं कि एनी सब्सटेंस या हर वह चीज जो बह सकती है या जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, कब, जब उसमें कोई एक्सटर्नल या शियर फोर्स दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं, फ्लूइड। और हमको ये पता चल गया है कि फ्लूइड के अंदर हम लिक्विड और गैसेस को पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके का एक ऑब्जेक्टिव भी आया था कि विच कैन डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, है ना, व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है, विच कैन डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज फ्लूइड। तो लिक्विड और गैसेस की हम बात अगर करेंगे तो दैट इज नोन एज फ्लूइड। तो यहां से हमने इस पॉइंट को नोट डाउन कर दिया कि फ्लूइड में हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड और गैसेस को। अब यहां पर हम इस पूरे टर्म फ्लूइड को समझ चुके हैं। हम हिंदी में भी समझ चुके हैं, हम इंग्लिश में भी समझ चुके हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट भी इसको समझ चुके हैं। अब बात करते हैं मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है, हम बात किसकी करें, फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ कि इस फ्लूइड में, मतलब लिक्विड और गैसेस में लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो ब्रांच कहलाई जाएगी मैकेनिक्स। क्या कहलाई जाएगी, मैकेनिक्स। तो आप देखते होंगे कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है, फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट। अगर अब हमको यहां पर सब्जेक्ट का मतलब पता चलने लग गया है कि लिक्विड और गैसेस पे लगने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट की स्टडी को ही हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहां पर हमें सब्जेक्ट का, टॉपिक का डिफाइन भी हमने कर दिया है, और क्या हमारा इसमें अप्रोच है, क्या हम पढ़ेंगे, वो भी हम समझ चुके हैं कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच इन विच द लिक्विड और गैसेस में लगने वाले फोर्सेस और उनके इफेक्ट की स्टडी को ही हम बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब बचा देखो लिक्विड और गैसेस की, जहां पर हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। और एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हमारा क्या बचा, लिक्विड, गैसेस, और तीसरा सब्सटेंस हमारा बचा था सॉलिड। तो सॉलिड की, अगर सॉलिड पर लगने वाले फोर्सेस और उनके
इफेक्ट की स्टडी हम करेंगे तो दूसरे ब्रांच को हम कहते हैं सॉलिड मैकेनिक्स। जो आप पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी उसको हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो दो ब्रांच हमारे पास है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड मैकेनिक्स। तो सॉलिड मैकेनिक्स में हम जो भी आपके, जैसे आपने देखा होगा बीम, इनकी बात करते हैं, उसमें लगने वाले फोर्सेज, फिर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, तो उनकी स्टडी करते हैं, तो दैट ब्रांच इज नोन एज सॉलिड मैकेनिक्स। और इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैसेज में लगने वाले फोर्सेज और उनके इफेक्ट्स के बारे में, तो वो ब्रांच हमारी कहलाई जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये इज द, अभी हमने केवल क्या किया है, इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है, इस सब्जेक्ट को डिफाइन किया हमने कि एक्चुअल में फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। अब देखें, हम ये तो समझ गए हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, ओके। अब देखें, जब फ्लूइड मैकेनिक्स को हम समझ चुके हैं, लिक्विड और गैसेस में लगने वाले फोर्सेस और उनकी इफेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। अब जब फ्लूइड को हमने स्टडी किया तो फ्लूइड को स्टडी करा जाता है तीन पार्ट में। तो तीन तरीके से हम अलग अलग कंडीशंस में फ्लूइड को पढ़ेंगे, और वो क्या कंडीशंस है उसको हम जानते हैं, वो डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे ही, पर हम अभी केवल ये ढांचा तैयार कर रहे हैं कि हम इस सब्जेक्ट में जाने वाले कैसे हैं, क्या हमारी अप्रोच है, क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो तीन पार्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। पहली पार्ट होगी फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या होगा? फ्लूइड स्टैटिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर या एट रेस्ट। क्या होता है? एट रेस्ट। ओके, अब देखें, फ्लूइड को हम अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। स्टैटिक्स मतलब क्या? स्टैटिक्स मतलब हुआ स्थिर या रेस्ट। क्या हुआ? स्थिर या रेस्ट। तो जब कोई फ्लूइड आपकी रेस्ट पोजीशन में होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी के सरफेस में वो क्या फोर्स मार रहा है, क्या उसमें प्रेशर लग रहा है, तो वो ब्रांच आपकी कहलाई जाएगी फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या कहलाई जाएगी? फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरा जो होता है आपका, वो है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स में हम समझ गए, जैसे आपका चैप्टर अगर हमने एक बार हल्का फुल्का पढ़ा है तो हमें पता है कि स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो उसके वजह से लगने वाले फोर्सेस कौन से, जो स्थिर है, जो लिक्विड आपका कैसा है या फ्लूइड आपका कैसा है, स्थिर है या एट रेस्ट पे है, तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरी ब्रांच है आपकी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब देखते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स है क्या। तो जब फ्लूइड आपका मोशन में होगा, क्या होगा? मोशन में होगा, तो कहां की बात होगी? इन मोशन। किसकी बात होगी? मोशन की बात। अगर फ्लूइड आपका मोशन में है और उस पे हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो ब्रांच कहलाई जाएगी फ्लूइड काइनेमेटिक्स। क्या कहलाई जाएगी? फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और तीसरी होती है आपकी फ्लूइड डायनामिक्स। क्या होती है? फ्लूइड डायनामिक्स। तो ऐसी ब्रांच जहां पर हम फ्लूइड जो मोशन में होता है उसको तो पढ़ रहे होते हैं, एज वेल एज इट्स कॉज। अगर हम जो फ्लूइड आपका मोशन में है उसको, और उसका कारण क्या है, किस वजह से वो मोशन में है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कारण है, क्या टर्बुलेंस फोर्स उसका कारण है, क्या कंप्रेसिबल फोर्स उसका कारण है, क्या प्रेशर फोर्स उसका कारण है, तो किस कारणवश वो फ्लो कर रहा है, जब दोनों की स्टडी हम करेंगे तो वो ब्रांच आपकी कहलाई जाएगी फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहां पर हमें पता चल गया कि फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है, लिक्विड और गैसेस पे लगने वाले फोर्सेस और उसके इफेक्ट की स्टडी को ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तीन पार्ट में इसको हम पढ़ने जाएंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होगा एट रेस्ट, जब फ्लूइड आपका रेस्ट पे होगा तो उस समय जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो दैट इज ब्रांच इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स। दूसरा, अगर फ्लूइड आपका मोशन में होगा उसकी हम बात करेंगे, वो आपका आएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जैसे आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, टाइप्स ऑफ फ्लो, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम फंक्शन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो ये सारा हम पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स वो ब्रांच है जहां पर हम उसके मोशन और कॉज दोनों की बात करेंगे, तो दैट ब्रांच इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, तो डायनेमिक्स में जैसे बर्नौली इक्वेशन, ये सब उसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स।
तो ये है हमारे सब्जेक्ट का ढांचा। तो ये हमारा हो गया इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब हमें यहां से ये तो पता चल गया कि फ्लूइड होता क्या है, कैसे कैसे हम उसको स्टडी करेंगे, किस किस भागों में उसको बांट के हम स्टडी करेंगे। अब बात आती है फ्लूइड हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से उसको स्टडी करेंगे हम, क्या हमारी अप्रोच रहेगी फ्लूइड पार्टिकल्स को स्टडी करने की। तो बात आती है स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है स्टडी, बहुत अच्छा टॉपिक है, स्टडी ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इस लेक्चर में हम इसका ढांचा तैयार करेंगे। अगर एक बार आप इसके ढांचे को समझ गए क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो बहुत इजीली आपको ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। ओके, बस यहां पर ये देखना है कि ये छोटी छोटी बारीकी चीजें यही आपकी एग्जामिनेशन में बार बार पूछी जा रही है। अब देखिए, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं तो दो तरीके से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। पहला, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा जो हम इसको स्टडी कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो ये दो अप्रोच आप लगा सकते हो फ्लूइड को स्टडी करने के लिए। अब देखिए, माइक्रो मतलब क्या हुआ। माइक्रो मतलब हुआ एक छोटा छोटा पार्टिकल। अगर हम एक छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल को लेके स्टडी करेंगे तो उस अप्रोच को हम बोलेंगे क्या, आपका माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। इसका मतलब कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके करेंगे। क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे। तो स्टडी हम कहां करेंगे, स्टडी एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल की अगर हम स्टडी करेंगे, और सिंगल पार्टिकल को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, अब व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब देखें, जैसे ये है कोई, अब यहां पर एक सिंगल इस तरीके से मॉलिक्यूल है। तो अगर हम एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के स्टडी कर रहे हैं, हम एक एक इंडिविजुअल को पकड़ के स्टडी कर रहे हैं, तो उस अप्रोच को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। बट अगर मैं इसको एज अ होल मास लेके कंसीडर करूं और उसकी स्टडी करूं तो दैट अप्रोच इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो यहां पर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में कैसे स्टडी करते हैं, एज अ होल मास और स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस ले लेते हैं और उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो दैट इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब दो अप्रोचेस हमको समझ में आई कि दो तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं फ्लूइड की, एक तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके और एक दूसरा आपका एज अ होल मास जाके। तो एक मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना आपके लिए थोड़ा बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को लेकर अगर स्टडी कर रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और आपको भी पता है मॉलिक्यूल पे आप स्टडी करोगे तो उसमें भी आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही होंगी और बार बार आप उनको स्टडी करोगे तो एक तरह से कुछ नहीं होना, आपका सिलेबस बहुत बड़ा बन जाना है। तो इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज में नहीं लाते हैं। हम जब स्टडी करते हैं तो हम कौन सी अप्रोच यूज करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। कौन सी अप्रोच करते हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। क्योंकि एक इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी हमारे लिए एक टफ टास्क हो जाता है, इसलिए जो स्टडी करी जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स को किस तरीके से की जाती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से करी जाती है, जो आपका क्या है, एज अ होल मास है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक पूरे मास को कंसीडर करते हैं और उसकी स्टडी हम करना शुरू कर देते हैं। तो दैट अप्रोच इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। ओके, तो यहां पे हम समझ गए मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है और हमें यह भी पता चल गया तो कि जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे तो हम जो अप्रोच यूज करेंगे वो कौन सी अप्रोच होने वाली है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होने वाली है। हमारी जो अप्रोच होगी वो कैसी होगी, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होगी। ओके, तो जो हम स्टडी करेंगे फ्लूइड को किससे करेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से करेंगे। अच्छा, अब हम कोई चीज को किसी पर्टिकुलर तरीके से स्टडी कर रहे हैं तो एक चीज है जिससे हमारी पूरी इंजीनियरिंग चलती है। पूरी हमारी इंजीनियरिंग एक ही चीज पर टिकी है, दैट इज नोन एज अजम्पशन। क्या है, अजम्पशन पे पूरी इंजीनियरिंग आप देखो अजम्पशन पर चली है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ता हूं बेंडिंग इक्वेशन तो मैं अजम्पशन ले रहा रहता हूं, प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग।
फॉर एग्जाम्पल मैं लिमिट स्टेट मेथड पढ़ता हूं, मैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ता हूं, मैं एक अजम्पशन ले लेता हूं, मैं हाईवे पढ़ता हूं, मैं एजम्पशन लेके चलता हूं। तो पूरी इंजीनियरिंग एक तरह से आपकी किस में चली है, टिकी है, एक ही टर्म पे, दैट इज अजम्पशन। किस पर टिकी है हमारी? अजम्पशन पे। अजम्पशन मतलब क्या है कि वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट हम स्टडी के लिए उसको मान के चलते हैं कि भैया ये हो रहा होगा। कि अगर ये मैं एक होल मास की प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो इसमें पूरे के पूरे पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी ही होगी, तो दैट इज नोन एज अजम्पशन। तो अजम्पशन आपका सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट स्टडी से पहले आप उसको अगर मान के चल रहे हैं, दैट इज नोन एज अजम्पशन। तो पूरी इंजीनियरिंग ही हमारी एक चीज पर टिकी है, दैट इज नोन एज अजम्पशन पे। किस पर टिकी है? अजम्पशन पे। तो इसका अगर हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से स्टडी कर रहे हैं तो इसका अजम्पशन क्या क्या आता है, क्या इसका अजम्पशन है, क्या हमको मान के चलना पड़ेगा कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? क्या ये एजम्पशन आपका कहना चाह रहा है ना, कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये आपका पार्टिकल है तो ये क्या होने चाहिए? कंटिन्यूअसली होने चाहिए, लगातार होने चाहिए, एक के बाद 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 एक। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ अगर आपके जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली होंगे या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, कि इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज या देयर शुड बी, इसका मतलब क्या हुआ? देयर शुड बी नो वॉइड्स। तो यहां पर क्या होना चाहिए? हम जब मैक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो जब वो होल मास है उसमें भी हम क्या लेंगे कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होना चाहिए। क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई भी वॉइड्स नहीं होने चाहिए। तो तब जाके हम आपका कौन सा अप्रोच यूज करेंगे? मैक्रोस्कोपिक। या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम जब यूज करेंगे तो हम ये चीज को मान के चलेंगे, क्योंकि अजम्पशन है ये, ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है, बट हमको ये लेके चलना है कि हमारा क्या होगा कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा, या आपका क्या होगा? देयर शुड बी नो वॉइड्स। उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई भी वॉइड्स नहीं होना चाहिए। तो ये हम एजम्पशन लेके चलेंगे। अब मैंने ये समझा दिया कि ये हम एजम्पशन लेके चलेंगे कि देयर शुड बी नो वॉइड या देयर शुड बी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। और बहुत सी बुकों में यही बुक स्टार्ट करते ही ये लिखा जाता है कि फ्लूइड इज अ कॉन्टिनम। तो क्वांटिनम का मतलब क्या है कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कि फ्लूइड को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि देयर शुड बी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो बहुत बुकों में यही यहां से शुरू करता है कि कॉन्टिन्यूम कंसेप्ट। तो कॉन्टिन्यूम का कंसेप्ट यही है कि देयर शुड बी नो वॉइड्स, कि आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। तभी हम जाके क्या कर पाएंगे? उस फ्लूइड को स्टडी कर पाएंगे। कौन सी अप्रोच के थ्रू? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू। अब बात आती है कि कब हम यूज करेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को। तो इसको हम यूज कब करेंगे तो वो डिफाइन करता है आपका एक डायमेंशनलेस नंबर जिसे हम बोलते हैं नुडसेन नंबर। क्या बोलते हैं? नुडसेन नंबर। तो नुडसेन नंबर के मदद से ही हम पता कर पाएंगे कि हमारा ये एक डायमेंशनलेस नंबर है कि हमको मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगानी है या क्या करना है। तो एक डायमेंशनलेस नंबर जिसको हम बोलते हैं नुडसेन नंबर, तो के यू से मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। तो इस नुडसेन नंबर के मदद से ही हमें पता चलेगा कि हमें अप्रोच कौन सी यूज करनी कौन सी अप्रोच को हम यूज करेंगे, कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कि देयर इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है या नहीं है। तो ये हमको कौन पता चलाएगा? नुडसेन नंबर। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए कि नुडसेन नंबर क्या होता है, कहां पर इसका किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, कब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे हम किस टाइप का फ्लो से बोलेंगे। तो वहां पर के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नुडसेन नंबर। नुडसेन नंबर आपका रेशियो होता है मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टर स्टिक लेंथ।
तो मीन फ्री पाथ को मैं लैम्डा से डिनोट कर देता हूं, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को मैं एल से डिनोट कर देता हूं। अब पहले मैं समझता हूं कि व्हाट इज मीन फ्री पाथ, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं मीन फ्री पाथ। अब इनको समझना बहुत जरूरी है, मीन फ्री पाथ। अब मैं एक काम करता हूं, पहले मैं मीन फ्री पाथ को समझ सकता हूं और फिर मैं समझता हूं किसको, आपका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है क्या। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं इट इज द, मेरे डेफिनेशन ध्यान देना फिर मैं आपको समझाता हूं, इट इज द statistical average distance the molecule travel between two successive collision। अब यहां पर हम समझे कि आपका मीन फ्री पाथ होता क्या है। अब देखें मैंने यहां पर लिखा है इट इज द स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस द मॉलिक्यूल ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। इसको समझते हैं, लेट अस सपोज एक आपका ये मॉलिक्यूल है, अब क्या हुआ, एक यहां से इसने क्या किया, इससे इसको स्ट्राइक किया, फिर यहां से इस तरीके से इसको स्ट्राइक किया, तो एक कॉलिजन ये हुआ, दो कॉलिजन ये हुए। तो टू स्टैटिस्टिकल एवरेज डिस्टेंस, जब दो स्टैटिस्टिकल, बोलने में थोड़ा मेरे को डाउट दिक्कत हो रही है, सॉरी, स्टैटिस्टिकल मतलब आपका क्या हो रहा है, एक स्टैटिकल ये इससे कर रहा है, ये इससे इसको कंबाइन कर रहा है, तो इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है ये दैट इज नोन एज लैम्डा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो इट इज द statistical average distance the molecule travel between two successive collision। तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां कोलाइड किया, एक कॉलिजन दूसरा कॉलिजन, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, उसी को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब बात आता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है। अब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होती है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं पहले। अब देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब लेंथ से ही होगा, तो यहां पर आपका मैं डाउट थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का जरूरी मतलब नहीं है कि वो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ही होगी। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, तो लेंथ का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो लेंथ ही होगी। अब वो कब क्या होगी उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ में भी लेंथ भी हो सकती है, वो विड्थ भी हो सकती है, वो हाइट भी हो सकती है, तो वो कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपका कि आपका फ्लो कैसा है, कि आपका वो एक्सटर्नल फ्लो है या आपका इंटरनल फ्लो है। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लें कि कैरेक्टरिस्टिक अगर लेंथ बोला है तो ये जरूरी नहीं है कि वो लेंथ ही होगी, तो इट मे बी लेंथ, इट मे बी विड्थ, इट मे बी हाइट। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होगी वो डिपेंड करता है आपका फ्लो कैसा है। क्या है, आपका फ्लो कैसा है। फ्लो आपका, अब देखिए इसको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है छोटा सा, और आगे तो हम उसको अभी और अच्छे से करेंगे। ओके, तो यहां पर आपने समझना है इसको, तो दो हो सकते हैं, एक तो हो सकता है एक्सटर्नल फ्लो और दूसरा हो सकता है आपका इंटरनल फ्लो। ओके, एक्सटर्नल फ्लो क्या हुआ, जैसे लेट अस सपोज ये कोई पर्टिकुलर प्लेट है या कुछ है आपका, है ना, तो इसके ऊपर जो फ्लो हो रहा है ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फ्लो। तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है वो एल डैश मान लेता हूं, वो क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में फ्लो टेक प्लेस कर रहा होगा उसी की जो लेंथ होगी या डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, है ना। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं एक्सटर्नल फ्लो के केस में क्या होगा, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो डायमेंशन होगी जिसके अलोंग आपका फ्लो क्या हो रहा होगा, टेक प्लेस कर रहा होगा। तो इसका मतलब इस केस में जो एल डैश है ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश, क्योंकि इस
डायरेक्शन के अलोंग आपका क्या हो रहा है, फ्लो टेक प्लेस कर रहा है, तो ये जो डायमेंशन होगी वही इसकी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी। अब आपका आता है अगर इंटरनल फ्लो जैसे बहुत से बुकों में आपको सीधे लिख देगा कि पाइप के केस में आप डायामीटर ले लेंगे, आप इसके केस में ये ले लेंगे, तो आपको बस मैं जस्ट बता रहा हूं, अभी हम आगे को जब डायमेंशनलेस नंबर पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे। अब जैसे माना कोई पाइप है, लेट अस सपोज ये कोई पाइप है, तो ये कैसा फ्लो है, अगर इसके अंदर पानी बह रहा है तो ये इंटरनल फ्लो है। कैसा फ्लो है, इंटरनल फ्लो। ये कैसा था, एक्सटर्नल फ्लो। तो एक्सटर्नल फ्लो में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होगी वो लेंथ होगी जिसके अलोंग फ्लो टेक प्लेस करेगा, और इंटरनल फ्लो के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ निकाली जाती है वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है 4AC अपॉन P। कैसे निकाली जाती है, 4AC अपॉन P। जहां पर आपको मैं बता देता हूं, वैसे डायरेक्ट बोला जाता है कि आप अगर पाइप का केस है तो वहां पर आप क्या ले लेंगे, डायामीटर को ही हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोल देंगे। वो क्यों बोलेंगे, इस फॉर्मूले से बोलते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है 4AC। AC है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और P है आपका पेरीमीटर। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू रखता हूं, दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है, तो यहां पर हाँ इधर लिख देते हैं आगे, तो 4 इंटू AC, तो AC क्या हो गया, π/4 d स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन π/4 d स्क्वायर, d इसका डायमीटर है, और आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, पाई इंटू डी। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, डी से 1 पावर, तो यहां पर आपको पता चल गया जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है वो क्या है, पाइप का डायमीटर है। तो कहीं कहीं पर ये चीज डायरेक्ट भी लिख दी जाती है, बस आपको समझना है कि इंटरनल के केस में क्या होता है, एक्सटर्नल के केस में क्या होता है। अभी इसकी और कंडीशंस भी होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक लेंथ समझ दिया कि कैरेक्टरिस्टिक लेंथ भी हो सकती है। यहां पर देखा आपने इसका डायमीटर था जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ था। ऐसी अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता तो उसमें क्या होता, फिर से 4AC अपॉन आपका P। तो वहां से आप सॉल्व करके आराम से क्या कर सकते थे, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को कैलकुलेट कर सकते थे। तो ये हमें समझे हैं नुडसन नंबर को। तो नुडसन नंबर इज द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ को हम अच्छे से समझ चुके हैं, अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। तो इनका जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, नुडसन नंबर। और इसी के हिसाब से हम बताएंगे कि आपको कौन सी अप्रोच यूज करनी है। अप्रोच तो हम मैक्रोस्कोपिक यूज करते हैं, पर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर ध्यान दें, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम आती है, आपने सॉल्व किया तो आपने मीन फ्री पाथ कैसे निकाला, आपको पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आप समझ गए हमने कैसे निकालना है। तो अगर इसकी वैल्यू 0.01 से कम आती है, दैट मीन्स देयर इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका मतलब कि इट इज अ क्वांटिनम। इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि फ्लूइड इज बिहेविंग लाइक अ क्वांटिनम। कि क्वांटिनम का मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। समझ गए। तो यहां पर अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये कंडीशन अगर आती है तो मैं वहां पर कौन सी अप्रोच यूज करने जा रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करूंगा। कहां पे, अगर आपकी नुडसन नंबर की वैल्यू किससे कम आती है, 0.01 से। 0.01 का मतलब बहुत कम वैल्यू आई, तो इसका मतलब जो मीन फ्री पाथ है उनके बीच में बहुत कम है। बहुत कम है का मतलब वो तो उसके बीच के जो वॉइड्स हैं आपके क्या है, नेग्लिजिबल फॉर्म में है लगभग। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, या फ्लूइड इज अ क्वांटिनम, या देयर इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अब देखें, इसी को कहीं कहीं पर लिखा रहता है नो स्लिप की कंडीशन भी। क्या होता है, नो स्लिप की कंडीशन भी इसे बोला जाता है। अब नो स्लिप की कंडीशन क्या है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि इसका मतलब ये होता है, जैसे आपका ये कोई सरफेस है, अब इसमें कोई फ्लूइड बह रहा है, तो नो स्लिप की कंडीशन का मतलब क्या है कि जो फ्लूइड पार्टिकल आपके बिल्कुल उस सरफेस पर आएंगे तो उनको यह एज्यूम कर लिया जाता है कि उनकी वेलोसिटी क्या होगी, इज इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी, इज इक्वल टू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन, क्योंकि हम यहां पर जब पाइप फ्लो पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम बोलते हैं कि जो आपका सरफेस है वहां पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि वहां पर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है। तो इस चीज को आपने समझना है कि कब आपका वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी 0 क्योंकि हम कैसे अप्रोच यूज कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ नो स्लिप कंडीशन। दूसरा, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से 0.1 के बीच में लाई करती है, नुडसन नंबर की वैल्यू 0.01 से 0.1 के बीच में लाई करती है,
तो इसको हम बोलते हैं स्लिप फ्लो। क्या बोलते हैं? स्लिप फ्लो। तो स्लिप फ्लो का मतलब यह हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगी, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बहुत छोटी तब भी होगी, बट वेलोसिटी उसकी कुछ ना कुछ होगी। तो दैट इज नोन एज स्लिप फ्लो। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि स्लिप फ्लो में क्या होगी, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो होगी। तीसरा, अगर देखें ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आ सकते हैं, अगर नुडसन नंबर की वैल्यू 0.1 से लेकर 10 के बीच में आती है, 0.1 से आपका किसके बीच में आती है, 10 के बीच में आती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन फ्लो, मतलब इनके बीच की स्टेज। और अगर नुडसन नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं फ्री इंटर मॉलिक्यूलर फ्लो। इसे हम बोलते हैं फ्री इंटरमॉलिक्यूलर फ्लो। तो फ्री ग्रेटर देन 10 आने का मतलब क्या हुआ कि जो उनका मीन फ्री पाथ है, मतलब पार्टिकल जो है क्या है, बहुत दूर दूर है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दूर दूर होंगे तो तभी तो वैल्यू ज्यादा आएगी, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फ्री इंटरमॉलिक्यूलर फ्लो। तो ये कंडीशंस आपकी पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, तो आप इनको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हमने सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके से हम उसको स्टडी करेंगे, कैसे कैसे पार्ट में हम उसको स्टडी करेंगे, ये हमने सीखा। तो एक हल्का क्विक रिवीजन आपको दे देता हूं। सबसे पहले हमने देखा फ्लूइड, तो हर वह चीज जो बह सकती है या बहने की प्रवृत्ति रखती है, कब, जब उसमें कोई आपका एक्सटर्नल या शेयर फोर्स लगाया जाता है तब, तो दैट इज नोन एज फ्लूइड। ओके, उसके इफेक्ट्स की अगर हम फोर्सेस और इफेक्ट्स की बात करेंगे तो ब्रांच हम कहेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स को फिर से हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। स्टैटिक्स स्थिर, काइनेमेटिक्स मोशन, डायनेमिक्स मोशन एंड कॉज। फिर हमने पढ़ा कि जब हम फ्लूइड को स्टडी करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, तो दो इस अप्रोचेस हमारे पास होती है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो जो होती है एक सिंगल पार्टिकल को लेकर रहती है, तो ऐसे हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि एक मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके हम स्टडी करें, तो इसीलिए हम कौन सा उसको क्या करते हैं, एज अ होल मास लेके स्टडी करते हैं, और उस अप्रोच को हम करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज करेंगे तो एक चीज आती है आपकी क्या, अजम्पशन। तो एक अजम्पशन हमको मान के चलना पड़ेगा। तो ये अजम्पशन हम मान लेते हैं कि जो ये स्पेस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब दिया उनके बीच में कोई भी वॉइड नहीं है, या उसको हम कैसे बिहेव करेगा, एज अ क्वांटिनम बिहेव करेगा। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे पता चलेगा, एक डायमेंशनलेस नंबर जिसका नाम होगा नुडसन नंबर। तो नुडसन नंबर जो होगा आपका रेशियो होगा किसका, मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का। तो अगर इसकी वैल्यू 0.01 से कम आती है तब जाके हम कहेंगे कि फ्लूइड इज अ क्वांटिनम, और हमने इसको कैसे स्टडी करना है, एज अ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। और कंडीशन आ सकती है, क्योंकि आपने देखा, हमने पहले ही बता दिया था, पाइप फ्लो में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी एट द सरफेस इक्वल टू 0 को, क्यों, क्योंकि हम पहले से ही उसको ट्रीट कर रहे हैं कि फ्लूइड इज अ क्वांटिनम। उसका मतलब क्या है, उसको नो स्लिप कंडीशन भी कहते हैं, जहां पर वेलोसिटी आपकी जो होती है सरफेसेस पर क्या होती है, 0 होती है। वहीं स्लिप फ्लो में क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। फिर ट्रांजिशन वैल्यू, तो इनकी कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती है। तो ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का ढांचा हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझेंगे, क्या होती है डेंसिटी, क्या होता है सरफेस टेंशन, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी। तो आगे के लेक्चर्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। तो थैंक यू क्लास, ये आपके समझ में आया होगा होप। तो थैंक यू चैनल में बने रहने के लिए।